Hello friends, welcome to Niti IAS YouTube channel. Today we discuss about the constitutional provisions of Indian citizenship. भारतीय संविधान के भाग सेकंड में आर्टिकल 5 to 11 अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इस लेक्चर्स में हम उन प्रावधानों को डिस्कस करेंगे। मेरा दावा है कि जब आप इस लेक्चर्स को कंप्लीट देख लेंगे, इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार की संवैधानिक बुक को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी प्रकार के डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। साथ ही साथ इस लास्ट में आपका एक और डाउट क्लियर हो जाएगा, क्या जो संवैधानिक प्रावधान है या हमारा जो संविधान है नागरिकता से संबंधित स्थायी उपबंधों का प्रावधान करता है या फिर विस्तृत व्याख्या करता है कि नहीं करता है। यह डाउट्स भी वीडियो के अंत तक आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम इस लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक स्टोरी बताता हूँ। जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले ही भारत के दो टुकड़े हुए थे, ब्रिटिश भारत के, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया था। उस समय भारत में इस तरीके की स्थिति थी कि लोगों को यही पता नहीं पड़ रहा था कि भारत का वास्तविकता में होने क्या वाला है, क्या वो भारत के सिटीजन्स हैं या फिर पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान में जो लोग रह रहे थे उन्हें पता नहीं था कि वो इंडिया के हो जाएंगे कि पाकिस्तान के। इस तरीके से एक असामान्य सी स्थिति बनी हुई थी। यह भारत के समक्ष भी यह चुनौती मौजूद थी कि वो अपने नागरिकों की पहचान कैसे करे, किन लोगों को नागरिक माने या किन लोगों को नागरिक नहीं माने। तो इसी बीच हमारा संविधान भी बन रहा था 1947 में ही। संविधान सभा थी जो संवैधानिक प्रावधानों को बना रही थी। तो इसी बीच में संविधान सभा ने ही संविधान में तत्कालिक स्थिति को देखते हुए कि कुछ अस्थायी प्रोविजंस किए हुए थे, जिनको हम इस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जैसे आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 में कहा गया है, 3 आधार बताए गए थे कि हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब या तो जो व्यक्ति है वो खुद भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता में से कोई भी जन्मा हो, या फिर हु हैज बीन ओरिजिनली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट लेस देन 5 years। कम से कम उसने जो भारत आजाद हुआ या हम कहें 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में 5 साल से निवासरत रहा हो। तो आर्टिकल 5 में 3 आधार दिए गए थे। 3 आधारों पे ही बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति या तो भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, या फिर वो व्यक्ति लगातार संवैधानिक यानी कि भारत गणराज्य बनने से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले लगातार 5 वर्ष से भारत में रेजिडेंट के तौर पर रह रहा हो, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। मतलब यहाँ से डिसाइड हो गया कि आज भारत के आजादी के समय या भारत के जब संविधान लागू हुआ तो उस असामान्य स्थिति में भारत का नागरिक कौन होगा कौन नहीं होगा। लेकिन चुनौती अभी भी बनी हुई थी, क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान से भारत में बंटवारे होने के बाद, स्वतंत्रता के बाद भी क्या कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, और कुछ लोग भारत से पाकिस्तान की ओर माइग्रेट कर रहे थे। इसलिए ही तो असामान्य स्थिति बनी हुई थी। तो अब मुद्दा ये उठा कि अब जो लोग यानी कि 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान लागू हो गया, नागरिक हमारे कौन है वो भी डिसाइड होगा, लेकिन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इनको कैसे डिसाइड किया जाए। तो उसी बेस पर आर्टिकल 6 जोड़ा गया। संविधान में एक आर्टिकल जोड़ दिया गया 6, जो हमें सिर्फ ये बताएगा कि ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट कर रहे थे तो वो भारत के नागरिक कैसे माने जाएंगे। देखिए, मैं यहाँ एक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब भारत का बंटवारा हुआ तो बंटवारे होने की बात ऐसा तो है नहीं कि 1947 में सीधा बंटवारा हो गया। इससे पहले ही कहीं ना कहीं यह जो सूचना थी वो देश के सभी भागों में पहुंच गई थी कि भारत आगे चल के 2 भागों में बंट सकता है। तो कुछ लोग जो थे वो असुरक्षित थे, यानी कि वो जैसे मुस्लिम बहुल लोग थे तो वो हिंदू बहुल जनसंख्या में रह रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं भारत के मेन भाग से, सभी नहीं कुछ, वो पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में जो आज का पाकिस्तान है वहां माइग्रेट करना चाह रहे थे। तो वो पहले ही यानी कि 26 जनवरी 1947 से पहले ही माइग्रेट कर गए थे। और कुछ लोग उत्तर पश्चिमी देश जो हिंदू थे वो हिंदू भारत में आना चाहते थे, तो पहले ही 15 अगस्त 1947 से पहले ही माइग्रेट कर गए थे। और जब बाद में बंटवारा हो गया तो कुछ लोग ऐसे थे जो जाने के बाद भी वापस आना चाहते थे, चाहे वो पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हो या इंडिया से पाकिस्तान जाना चाहते हो। तो ये सिलसिला लगातार जारी था।
तो आर्टिकल 6 में केवल एक बात कही, दो डेट रखी गई, जिसमें कहा गया कि ऐसे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं इंडिया आ रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जिसमें कहा गया 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आ गए, अब वो कब गए थे इंडिया से उधर, जिसमें एक आधार रखा गया, इसमें आधार ये रखा गया भारतीय शासन अधिनियम 1945 के तहत जो ब्रिटिश भारत था उसके कहीं ना कहीं वो उससे संबंधित हो, यानी कि उसके उनके माता या पिता में से कोई ना कोई उस ब्रिटिश भारत में जन्मा हो। अगर वो जन्मा है तो वो दो आधारों पर भारत का नागरिक कहलाएगा यदि वो पाकिस्तान से इंडिया में आ रहा है, जिसमें पहला आधार था यदि वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तो सामान्यतः रूप से वो भारत में निवासरत हो जाएं, उन्हें किसी भी प्रकार की भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन वहीं 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो क्या किया जाएगा, तो कहा गया कि वो सामान्यतः जब भी वो भारत आएंगे पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 के बाद, तो वो आने से 6 महीने तक भारत में निवासरत रहें लगातार, और 6 महीने के निवास के बाद वो रजिस्ट्रेशन, नागरिकता के रजिस्ट्रेशन के लिए गुहार लगाएं तो वो भारत की नागरिक बन जाएंगे। यानी कि आर्टिकल 6 हमें क्या बताता है कि जो पाकिस्तान से भारत में जो आज़ादी के बाद जो लोग आए, यानी कि एक 19 जुलाई 1948 से पहले आए और कुछ बाद में आए, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे, ये सारी चीजें आर्टिकल 6 हमें बताता है। वहीं आर्टिकल 7 में क्या है, आर्टिकल 7 में बताया गया कि 1 मार्च 1947 के बाद जो लोगों ने क्या किया, वो पाकिस्तान से इंडिया आए, यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भी व्यक्ति भारत से किसी देश पाकिस्तान चले गए समझिए, तो वो पाकिस्तान गए, अब वो भारत के नागरिक तो नहीं कहलाएंगे। अब सपोज 15 अगस्त 1947 के बाद या फिर वो कभी भी आएंगे जब भारत रिपब्लिक बना 26 जनवरी 1950, उस समय तक वापस आ जाते हैं भारत में जो भारत से पाकिस्तान गए थे, तो अब वो भारत की नागरिकता कैसे लेंगे, तो कहा गया यदि वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाए तो वो सामान्यतः भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे, लेकिन बाद में आते हैं तो उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, 6 महीने तक लगातार निवासरत रहना पड़ेगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, भारत के नागरिक बन जाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि आर्टिकल 6 में ही वो भी बात है और आर्टिकल 7 में, तो इनमें अंतर क्या, अंतर देखो ये क्या, आर्टिकल 6 केवल ऐसे लोगों की बात करता है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर 19 जुलाई 1948 एंड आफ्टर 19 जुलाई 1948। और जो आर्टिकल 7 बताता है वो बताता है कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर उधर से वापस आए, क्योंकि आर्टिकल 6 में ये भी हो सकता है कि कुछ लोग वहां से आना चाह रहे हो जो कि इंडिया से वहां गए नहीं हो, तो ये कंडीशंस में आर्टिकल 7 जोड़ा गया था। अब इसी में अपन आर्टिकल 8 देखते हैं। अब आर्टिकल 8 क्या बताता है, आर्टिकल 8 कहता है कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब देखिए क्या है कि जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे, या हम कहें जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था भारत में, तो जो औपनिवेशिक हितों से संचालित था, तो ब्रिटिश शासन ने भारतीय लोगों को देश विदेश दुनिया में बहुत सी जगहों बहुत सी देशों में क्या किया था, प्रत्यावर्तित किया था मजदूरों के रूप में। अब वो तो वहां रह रहे थे, या फिर हम कहें हमारे जो स्वतंत्रता संग्रामी थे वो केवल भारत की सीमा में ही तो बंधे हुए नहीं थे, देश दुनिया के अन्य देशों में भी वो वहां से भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, वहां से भी जो बहुमत जुटा रहे थे विदेशियों का कि ब्रिटेन के अगेंस्ट। तो ये सारी चीजें हो रही थी। अब जब भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 में, तो वो तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भारत में उनके माता पिता या फिर जो भी दादा दादी हैं वो कहीं ना कहीं यहीं के थे। तो अब वो भारत में आए या नहीं आए, वो नागरिक कहलाएंगे या नहीं, तो भारत को अब वो हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, विदेशों में मोल खतरा लेकर लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नागरिकता के लिए उनके लिए प्रावधान तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक ही आधार रखा गया कि वो ये डिसाइड कर दें कि उनके माता पिता या उनका जो वो भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल का मतलब होता है उनके माता पिता या उनके दादा दादी, यदि माता की ओर से देखा जाए तो उनकी माता या फिर उनकी नाना नानी कोई भी भारतीय है, तो वो क्या है, या भारत में उनका जन्म हुआ था तो सीधे भारत के नागरिक थे। कौन सा भारत, ब्रिटिश भारत, भारतीय शासन अधिनियम 1945 के तहत जो ब्रिटिश भारत था उसके, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और उसी बेस पे वो क्या है, भारत की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आर्टिकल 8 में ये बताया गया था। अब आर्टिकल 9 में क्या है, देखो आर्टिकल 9 बताता है वॉलेंटरली एक्वायरिंग फॉरेन स्टेट सिटीजनशिप। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति यदि उस समय कब
भारत जब आजाद हुआ था या भारत में जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उस समय कोई स्वेच्छा से अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, जो आर्टिकल 9 में कहा गया। अब आर्टिकल 10 में क्या है? आर्टिकल 10 कहता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप, मतलब जो भी नागरिकता से संबंधित जो भी व्यक्ति के अधिकार होंगे उसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। और खत्म कैसे किया जाएगा? किया भी जा सकता है तो बाई लॉ, बिना मतलब से। जैसे मैं, अब मेरी 7 पीढ़ी, या मैं कहूँ मैं यहीं का नागरिक हूँ, मेरे माता भी थे, मेरे पिताजी, उनके माता, उनके दादा, इस तरीके से पीढ़ी मेरी। अब मैं यहाँ का नागरिक हूँ, किसी भी आधार पर मेरी यहाँ की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती, या फिर नागरिकता के आधार पर जो मुझे अधिकार मिलते हैं उनको बाय लॉ क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। ये सारी चीजें आर्टिकल 10 में कहा गया। मतलब जो एक बार नागरिकता मिल गई तो वो नागरिकता को आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक्सेप्शन ये है कि यदि आप बाय रजिस्ट्रेशन भारत की नागरिकता लेते हो तो उस बेस पर यदि आप देशद्रोह या फिर अन्य मामलों के आधार पर जो भारत के संविधान के प्रति या देश की एकता अखंडता के प्रति अनिष्ठा करते हो, यानी कि निष्ठा नहीं दिखाते हो, तो आपकी वो जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने जो प्रार्थना पत्र नागरिकता के लिए दिया है उसको नष्ट किया जा सकता है, या फिर उस बेस पे आपकी जो नागरिकता है वो टर्मिनेट की जा सकती है। लेकिन ये चीजें संविधान में नहीं लिखी हैं। संविधान ने केवल ये कहा गया है कि जो भारत का नागरिक बन गया उसके जो अधिकार होंगे उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता, उनकी नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती है। आर्टिकल 11 का क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट राइट टू रेगुलेट सिटीजनशिप बाय लॉ मेकिंग। मतलब अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एक मेन डेट याद रखिए, 26 जनवरी 1950। उस समय तक हमारा संविधान लागू हो गया था, बन की संविधान सभा ने बना भी लिया था और पूर्णतः पूरे देश में लागू हो गया था, यानी कि भारत गणराज्य बन गया था। तो उस समय तक सरकार तो थी नहीं, संसद तो थी नहीं, तो नागरिकता को कैसे डिसाइड किया गया? तत्कालिक स्थिति को देखते हुए संविधान में कुछ नियम लिख दिए गए, जो उस समय के तत्कालिक भारत में कौन नागरिक होगा कौन नहीं, वो सारी चीजें बता दी गई। साथ ही आर्टिकल 11 में लिख दिया गया कि 26 जनवरी 1950 यानी कि इसके बाद के समय में रेगुलेट नागरिकता से संबंधित नियमावली, उपबंध या फिर किसी भी परिस्थिति में क्या नियम होने चाहिए क्या नियम नहीं होने चाहिए, इनसे संबंधित संशोधन या नए नियम बनाने का अधिकार आर्टिकल 11 में संविधान सभा या संविधान में किसको दिया गया? पार्लियामेंट को दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट 26 जनवरी 1950 में अब आवश्यकता अनुसार नए नियम बना सकती है, नए नियम या फिर जो पुराने नियम है यानी कि संवैधानिक नियमों को संविधान संशोधन से तो चेंज कर सकती है, लेकिन नए नियम वो देश की परिस्थिति या आधार पर नागरिकता एक्वायरिंग या टर्मिनेशन से संबंधित बना सकती है। इसी आधार पर कहा जाता है, जो कि यूपीएससी की प्रीलिम्स में जो एमसीक्यू जाते हैं या इंटरव्यू बोर्ड में जब आप यूपीएससी का इंटरव्यू दोगे तो उस समय सीधे से वो क्वेश्चन पूछते हैं कि भारतीय नागरिकता जो भारतीय नागरिकता को जो संविधान डिफाइन करता है क्या वो विस्तृत तरीके से डिफाइन करता है? तो नहीं करता, क्योंकि यह तत्कालिक स्थिति को देखते हुए नागरिकता के क्या प्रावधान होने चाहिए उनको संविधान में मेंशन किया गया था और अधिकार दिया गया था कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी बाय लॉ। इसलिए भारतीय संविधान नागरिकता को विस्तृत तरीके से क्या करती है? नहीं बताती है, यानी कि उल्लेखित नहीं करती है। तो थैंक यू।